हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के पास प्रस्तुत हुए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। ये टॉपिक है सीयूईटी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न रहता है कि सर सीयूईटी एग्जामिनेशंस क्या है, क्या ये इस एग्ज़ाम में क्लास 12 के बाद अपीयर होना ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है भी तो इससे हमको क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है ना। और इस एग्ज़ाम का क्या सिलेबस है, क्या क्राइटेरिया है, कौन-कौन से सब्जेक्ट रखने पड़ते हैं, कहाँ-कहाँ एडमिशन मुझे मिल सकता है। सारे प्रश्नों पर बातें होंगी और इस सेशन में आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं सीयूईटी एग्जामिनेशंस की। तो जैसा आपको पता है कि सीयूईटी का अर्थ होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये जो है एग्जामिनेशंस, ये सभी केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त 44 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए। हालांकि उन यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, तो आपको सीयूईटी एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। एक तरह से कह लीजिए कि हर वो बच्चा जो क्लास 12वीं की एग्ज़ाम दे रहा है, क्लास 12 का एग्ज़ाम दे रहा है, अगर वो आने वाले समय में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसके लिए सीयूईटी एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एग्ज़ाम देने की बात हो रही है, क्रैक करने की नहीं। देना तो ज़रूरी है एटलीस्ट। अब बात करते हैं कि क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले जो प्रश्न आपके दिमाग में आ सकता है, वो प्रश्न है कि एडमिशन कहाँ होता है सर? सीयूईटी एग्ज़ामिनेशन अगर हम देंगे तो हमारा एडमिशन कहाँ होगा? तो याद रखिएगा 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे इंडिया में। 44 टू 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ आपका एडमिशन होता है और साथ में 103 अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ पे आपका एडमिशन होता है। कुछ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपने नाम सुना होगा, जेएनयू का नाम सुना होगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा, साथ में बीएचयू वाराणसी का आपने नाम सुना होगा। तो ये सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो देश के एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पे अगर आप एडमिशन लेते हैं, अपने आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं, तो आपका एक अलग माहौल आपको पढ़ने का मिलता है, साथ में आपकी तैयारी भी अलग लेवल की होती है। तो एडमिशन आपको कहाँ मिलेगा, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा प्रश्न जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कोर्सेज क्या-क्या, किन-किन कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल सकता है? तो आप सीयूईटी एग्जामिनेशन देने के बाद बीटेक, बीसीए, बीएससी, बीए और अदर जितने भी सारे ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज हैं, उन सारे कोर्सेज में आप इस एग्जामिनेशन के बाद अपीयर हो सकते हैं। राइट, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किन कोर्सेज में आपका एडमिशन मोटे तौर पर हो सकता है। तो वो जो भी बैचलर डिग्री के इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, सारे कोर्सेज में आप एडमिशन दे सकते हैं आफ्टर क्रैकिंग द सीयूईटी एग्जामिनेशंस। अब एडमिशन कैसे होता है? तो एडमिशन सीयूईटी एग्जामिनेशन जैसे ही आप दीजिएगा, तो उसमें एक मेरिट तैयार होगा। जो कॉलेज का नीड है जिन सब्जेक्ट्स का, उन सब्जेक्ट बेसिस पे एक मेरिट तैयार होता है। उस मेरिट के अकॉर्डिंग फिर आपके एडमिशन्स होते हैं, और फिर एडमिशन का जो यूनिवर्सिटी आपको मिलता है बाय काउंसलिंग, आपको वहाँ पे एडमिशन लेना होता है। आगे का प्रोसेस आप एडमिशन लेने के बाद तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। जो क्वेरीज रहता है सीयूईटी पे कि सर इसमें एडमिशन जो है वो क्या रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में लेने के लिए है या कोई भी साधारण इंस्टीट्यूशन में? तो आप कहीं भी सीयूईटी एग्जामिनेशंस देकर किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे थे, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे थे जहाँ पे एडमिशन के लिए सीयूईटी एग्ज़ाम को नेसेसरी नहीं किया गया था। पर वर्तमान में सारे जितने सारे हैं, सभी को सीयूईटी के दायरे से गुजरना नेसेसरी कर दिया गया है एट प्रेज़ेंट। तो अगर आप 12 या 12वीं के साइंस, आर्ट्स किसी भी डिपार्टमेंट, कॉमर्स से एग्ज़ामिनेशंस दे रहे हैं, तो आप सीयूईटी का फॉर्म डाल दीजिएगा। हालाँकि इस फॉर्म का लास्ट डेट जो था वो 12 मार्च तक का था। अभी इसको एक्सटेंड करके 30 मार्च तक कर दिया गया है। तो जो लोग भी नहीं डाले हैं, वो लोग डाल दीजिएगा। पेपर कैसे सेलेक्ट करना है इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ, आप लोग बने रहिएगा। नेक्स्ट जो होता है कि पेपर सिलेक्शन क्या करना है, इस विषय को थोड़ा सा भी ड्रॉप करते हैं, लास्ट पेज पे बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कि भाई कौन सा पेपर आपको रखना है, कौन सा पेपर आपके लिए सही होगा और किन पेपर के थ्रू आपको एडमिशन्स मिल सकते हैं। आगे बात होती है कि क्वेश्चन है कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप सोचते हैं कि सीयूईटी में बहुत टफ प्रश्न आएंगे या बहुत ही आसान प्रश्न आएंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर आप सीयूईटी एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपको इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी कि सिंपल क्वेश्चंस भी रहेंगे और कुछ अपर लेवल के क्वेश्चंस भी रहेंगे। पर ऐसा क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं रहेगा जो आपको एकदम परेशान कर दे। एकदम सिंपल क्वेश्चंस ज़्यादा रहने की संभावना है। बात करते हैं आपको कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं सीयूईटी एग्जामिनेशंस के, आप कितनी बार दे सकते हैं। तो याद रखिएगा अभी तक एट प्रेजेंट इसमें ओनली 2 टाइम्स आप अपीयर हो सकते हैं। 2 ही अटेम्प्ट्स आपके लिए बनाया गया अभी तक। आगे के समय में आपको कितना अटेम्प्ट्स दिया जाए
ये तो CUET का जो विभाग है ऑफिशियल वही तय करेगी, पर वर्तमान में अभी तक जो CUET के ओनली 2 ही अटेम्प्ट्स अवेलेबल है। बात करते हैं कैन आई क्लियर विदाउट कोचिंग। बच्चों का सवाल रहता है क्या सर बिना कोई कोचिंग लिए, बिना अच्छे कोर्सेज को परचेज किए हुए, लाखों रुपए खर्चे किए बिना क्या मैं CUET एग्जामिनेशन क्लियर कर सकता हूँ? तो देखिए बात ऐसा है कि कोई भी एग्जामिनेशंस कोचिंग पे डिपेंड नहीं करता है। आपको गाइडेंस की आवश्यकता तो होती है, पर फुल्ली ये डिपेंड करता है कि आप किस माहौल में हैं और उस माहौल में आप कितना पढ़ रहे हैं। अगर आप खुद पे दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कि भाई मुझे क्लियर करना है, जिन सब्जेक्ट्स के आप दे रहे हैं उन सब्जेक्ट का लगातार रिवीजन कर रहे हैं, टाइम टू टाइम आप उस पर समय दे रहे हैं और साथ में उसका टेस्ट सीरीज खुद लगा रहे हैं, या फिर आप कहीं ऑनलाइन कोर्स टेस्ट सीरीज तो सस्ते में आ जाते हैं, 100-150 में परचेज करके टेस्ट सीरीज लगातार लगाते जा रहे हैं, तो आराम से आप CUET एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग के माध्यम से भी अगर आपको कहीं से रेगुलर गाइडेंस मिल रहा है तो आप रेगुलर गाइडेंस लेते रहिए, क्योंकि इसमें रेगुलरिटी की आवश्यकता होती है। वहाँ से भी आप CUET एग्जामिनेशन आराम से क्लियर कर सकते हैं, बशर्ते जहाँ पे आप पढ़ रहे हों, जिस जगह पढ़ रहे हों उस जगह पे CUET के सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपके पढ़ने का जो टाइम टेबल है, पैटर्न है, वो CUET के अकॉर्डिंग आपको एकदम सजा लेना है। मतलब एक तरह से कह लीजिए कि CUET के ऊपर आपको डेडिकेट करते हुए इस काम को लेना है। आगे बात करते हैं कि भाई कितने सब्जेक्ट हम रख सकते हैं CUET एग्जाम देने के लिए, हम आफ्टर 12 कितने सब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो इसमें सबसे सिंपल बात है कि मिनिमम आप 3 सब्जेक्ट रख लीजिए और मैक्सिमम आप 10 सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि कम से कम आपको 3 सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन देने रहते हैं और मैक्सिमम आप 10 तक सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ कुछ सब्जेक्ट्स को कंपलसरी बनाती है, कुछ बड़े यूनिवर्सिटीज़ में कुछ सब्जेक्ट्स ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि वहाँ का वो कॉलम रहता है कि भाई आपको अगर एडमिशन लेने हैं तो इन सब्जेक्ट्स में आपको अच्छे स्कोर्स करने हैं। पर ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मिनिमम 3 और मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट को ही सजेस्ट करती है। ये मोटे तौर पर CUET की बात थी। अब बात है सर कि पेपर सिलेक्शन कैसे करें, क्या पेपर सिलेक्शन किस प्रकार से करें कि CUET एग्ज़ाम निकल जाए। तो बहुत डिटेल्स में बात करने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे पर बहुत ही पुख्ता जानकारी आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपकी जो बात है कि CUET एग्जामिनेशंस के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना चाहिए। तो भाई अगर आप साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, तो अपने डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट्स का ही आप सिलेक्शन करें तो बेहतर होगा। मान लीजिए आप साइंस से हैं, आगे जाके आप आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमर्स है, आप जाके आर्ट्स या साइंस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप में क्षमता है तो आपको CUET का जो विभाग है वो रोकता नहीं है, इसके लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप बात करते हैं एक एक करके बात करते हैं, पहले बात करते हैं साइंस की। भाई साइंस में क्या क्या हम सब्जेक्ट रखना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो सब्जेक्ट का कैटेगरीज होता है वो 3 टाइप का होता है, ठीक है। पहला जो कैटेगरी होता है उसमें आपको सिंपली एक कोर पेपर होता है। कोर पेपर यानी कि लैंग्वेज होता है, ठीक है। दूसरा जो आपका है वो डोमेन होता है। डोमेन मतलब जिन सब्जेक्ट्स पे आप वर्क करेंगे, जिन सब्जेक्ट्स पे आप वर्क करेंगे उन सब्जेक्ट का आपको एग्जामिनेशन देना होता है डोमेन पेपर में। और जो अंतिम पेपर होता है जिसमें एक आपको जनरल टेस्ट, मेरे विचार से ये तो आपको देना ही चाहिए, एक मिक्स्ड होता है। तो सबसे पहले अगर साइंस की बात करें, अगर साइंस में है तो आप कोर पेपर में हिंदी या इंग्लिश या दोनों रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज अगर आपका सही है तो आप हिंदी रख सकते हैं, इंग्लिश रख सकते हैं या दोनों को भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरी बात है कि डोमेन पेपर में हम क्या सिलेक्शन करें जो आसानी से निकल जाए। तो अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो कम से कम एक पेपर मैथ्स का या फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या बायो का, ठीक है, कम से कम आपको मेरे विचार से एक पेपर तो सेलेक्ट कर ही लेना चाहिए। अगर आप कमांडेबल है तो 2 से 3 पेपर का सिलेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कि कोई तो 4 भी पेपर रखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे आप डोमेन में आपको जितना पसंद हो आप रख सकते हैं। और जनरल टेस्ट में आपको क्या, तो ये सिंपल जो आपने पढ़ा है आज तक 10th लेवल में, जो जीके के क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे प्रश्न आपको जनरल टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप अगर साइंस डिपार्टमेंट से हैं तो CUET में आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। आगे बात करते हैं अगर आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स की बात कर लेते हैं। आर्ट्स में क्या है
तो सिंपली आर्ट्स में आपको अगर आप कोर पेपर की बात करें तो सिमिलर टाइप का पैटर्न है, आप हिंदी या इंग्लिश को लैंग्वेज पेपर के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा बात है, अगर आप डोमेन पेपर में, तो मेनली अगर आप आर्ट्स से हैं तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल या जियोग्राफी रख सकते हैं। ये आर्ट्स के 3 मदर सब्जेक्ट्स होते हैं। आर्ट्स का जितना भी जो सब्जेक्ट है वो इन 3 से ही बना है। इसके अलावा आप चाहें तो अदर में इकोनॉमिक्स, इंग्लिश तो आपको कोर लैंग्वेज में लेना है। इकोनॉमिक्स के साथ साथ सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सारे पेपर को आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी में एक सब्जेक्ट तो सेलेक्ट कर ही लेना चाहिए, और साथ में अगर जो साइड सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, जिनके इम्पोर्टेंस को उतना नहीं दिया जाता, हालांकि इम्पोर्टेंस तो बहुत है पर मदर सब्जेक्ट की तरह नहीं है, तो आप इनको भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप जो डोमेन पेपर रखेंगे उसी डोमेन पेपर पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा ऑनर्स आगे जाके मिलने वाला है। तो जिस सब्जेक्ट से आप ऑनर्स करना चाहते हैं थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि आप डोमेन पेपर को उसी में रखें। और जहाँ तक बात है कॉमर्स की, तो आप अकाउंट्स वगैरह रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें साथ में आप मैथ्स वगैरह भी रख सकते हैं। तो मोटे तौर पर बात कर लें तो डोमेन पेपर में वही रह सकता है जो आपके ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट बनने वाला है, ऑनर्स का, पास कोर्स का वगैरह वगैरह का जो सब्जेक्ट बनने वाला है। बहुत सारे बच्चों का शिकायत था कि सर SKMU यूनिवर्सिटी, सिद्धू कानू यूनिवर्सिटीज़ का नाम नहीं है CUET में, तो वर्तमान में हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसका भी नाम CUET में आ चुका है, लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम नहीं थे, इस कारण से ही डेट को फिर से एक्सटेंड किया गया है, ताकि जो बच्चे फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं वो सही समय पे फिलअप कर लें। ठीक है, तो मोटे तौर पर यही CUET की बात रही। आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि क्या है, कैसा है, समझ में आ रहा है, और आप इसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए बेहतरीन ढंग से। आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा। आई होप कि आप कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट आपसे उम्मीद कर रहे हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।